स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, राइट। तो हमने करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, नया चैप्टर है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है? आपने देखा फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है ना? लिक्विड होता है। लिक्विड और फ्लूइड में क्या फर्क है? जो फ्लूइड है दैट इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, राइट। जो लिक्विड हैं, गैसेस हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, आपको पता है, ठीक है, क्लियर। अब लिक्विड एंड गैसेस दे कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड्स। जो फ्लूइड होता है वो क्या है? लिक्विड प्लस गैसेस, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड तो आपको पता ही है कि लिक्विड क्या है, राइट। लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड प्लस गैसेस, ठीक है। लिक्विड प्लस गैसेस दे कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड। ओके, तो फ्लूइड क्या हुआ? लिक्विड प्लस गैसेस, मैंने आपको बता दिया। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, क्लियर। अब उसके बाद आ गया हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक और फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक क्या है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट के ऊपर होता है, उसके ऊपर हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक। कौन कौन सा? फ्लूइड स्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक। नंबर 3 हाइड्रोडायनामिक्स। पता है हाइड्रो मैंने वाटर, डायनामिक्स में तो मोशन, ऐसे ही हाइड्रो मैंने वाटर के साथ रिलेटेड होगा, स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो हाइड्रोस्टैटिक आपको पता चल गया। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोडायनामिक्स, क्लियर। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ स्टडी ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया, दैट इज प्रेशर। प्रेशर तो सभी को पता है, फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा हुआ ना सभी ने? आपने पढ़ा है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो फोर्स है वो कहाँ पर लग रही है, कैसे लग रही है, वो आपने नहीं पढ़ा। और हाउ वी मेजर द प्रेशर इन अ फ्लूइड, ये भी आपको नहीं पता है ना। वो चीज नहीं है आपके लिए, तो इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर की डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। मैं लिखूंगा नहीं, आपने सिर्फ नोट करना, मैं नहीं लिखूंगा, आपने सुनना है और नोट करना है। प्रेशर की डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड of the force. It is defined as the magnitude of the force acting perpendicular to the surface of an object, acting perpendicular to the surface of an object per unit surface area of the object, per unit surface area of the object, right। तो प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। अब कौन सी डिवाइस हम इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए? एक सिंपल सी डिवाइस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है और एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक इवैक्यूएटेड सिलेंडर है, इवैक्यूएटेड सिलेंडर, राइट। दिस इज इवैक्यूएटेड सिलेंडर, और यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। दिस इज पिस्टन, और पिस्टन के साथ क्या लगा हुआ है? यहां पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, राइट। है क्या है? इवैक्यूएटेड सिलेंडर। ध्यान से सुनना, पिस्टन है, सिलेंडर, सारा कुछ है।
तो ये इवैक्यूएटर सिलेंडर है। ओके, डन, ये बात क्लियर होगी। तो पिस्टन है जिसका एरिया कितना है, ए। ये जो पिस्टन है हमारे पास, इसका एरिया जो है दैट इज ए। ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। व्हाट इज ए हियर, दैट इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। अब हम मेजर कैसे करेंगे, दैट इज अ सिंपल डिवाइस टू मेजर द प्रेशर इन अ फ्लूइड, क्योंकि हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ए एरिया है। अब देखो कि जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे, मान लो हमने फोर्स लगाई इस पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा ना। अब वैक्यूएट सिलेंडर है, हमारे पास एरिया ए है, उसके साथ स्प्रिंग हमने कनेक्ट किया हुआ है, राइट, क्लियर। व्हेन द डिवाइस इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, जब आप इस पूरी डिवाइस को किस में सबमर्ज करोगे, सबमर्ज मतलब डुबो दोगे, फ्लूइड में डुबो दोगे, तो फ्लूइड जो है दैट एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन द पिस्टन, उस फ्लूइड ने फोर्स एफ जो है वो पिस्टन के ऊपर लगानी है। When the device is submerged in a fluid, the fluid exerts a force on the piston. As a result of this, the downward force, as the result of this downward force, the spring is compressed as long as the downward force exerted by the fluid on the piston is equal to upward force. नहीं समझे मैं क्या, जब आपने इसको सबमर्ज कर दिया, फ्लूइड ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, पिस्टन नीचे की तरफ गया, कब तक नीचे की तरफ जाता जाएगा, जब तक इस स्प्रिंग की डाउनवर्ड फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर देती। अब समझ में आई मेरी बात, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ। जब हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो इसका मतलब वेइंग मशीन नीचे की तरफ धसी जाती है, नहीं, हम खड़े रहते हैं, उसके बाद थोड़ी बार वो स्टेबल हो जाती है। मतलब वेइंग मशीन भी हमारे ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। कब तक, अब ये कैसे होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, पानी इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है जिस फ्लूइड में आपने इसको डाला। जब फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स एफ लगा रहा है, दिस इज एफ, एफ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन दिस पिस्टन। तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगी, पिस्टन नीचे की तरफ गया, कब तक गया, जब तक ये स्प्रिंग की फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर देती है, दोनों बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही बराबर होगी वो एक जगह के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैलिब्रेटिंग द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग विद द नोन फोर्स। हमने इसको कैलिब्रेट किया। कैलिब्रेट का मतलब क्या है कि अगर हम इसके ऊपर मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये यहां पर आती है, ये यहां पर आता है। अगर मान लो इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स आ रही है तो ये यहां पर आ रहा है, अगर 30 आ रही है तो यहां पर आ रहा है, 40 आ रही है तो यहां पर आ रहा है। मतलब ऐसे हमने इसको कैलिब्रेट किया। पहले हमने कैलिब्रेट किया कि अगर ये पिस्टन यहां पर आ रहा है तो कितनी फोर्स होनी चाहिए, अगर यहां पर आ रहा है तो कितनी फोर्स है, यहां पर आ रहा है कितनी फोर्स है। मतलब ये कैलिब्रेटेड है। जैसे हम कहते हैं ना कि बाजार से हम मान लो हमारे पास 1 किलो का वेट है, तो हमारे पास नहीं है पत्थर, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो स्टोन्स है उसको उठाते हैं, फिर एक तरफ 1 किलो का जो कैलिब्रेटेड है उसको डालते हैं, दूसरी तरफ दूसरे डाल देते हैं ताकि हम उसको बराबर कर सकें। पता है ना आपको, लोकल सभी को पता है कि हम अगर हमारे पास 5 किलो का जो वेट है नहीं है, हमारे पास 1 किलो का वेट है, तो हमने इकट्ठा 5 किलो करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 किलो वेट करेंगे उसमें डाल देंगे, तो वो 2 किलो बन गया, फिर 2 किलो इधर बन जाएगा, फिर वो 4 किलो बन जाएगा, ऐसे 1 किलो और डालेंगे 5 किलो बन जाएगा, फिर हम उसके साथ वेट करेंगे, मतलब कैलिब्रेट हो जाता है। तो सेम थिंग हमने ये कैलिब्रेट किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको फ्लूइड में डालेंगे, यहां पर ये पिस्टन आके स्टेबल हो जाएगा, तो हम उसको नोट कर लेंगे, तो हमें फोर्स पता चल जाएगी। जैसे ही आपको फोर्स पता चली, एरिया तो आपको पता ही है, क्योंकि ये आपके सामने एरिया आप ऐसे मेजर कर सकते हो, राइट। जो प्लेट है आपके पास, पिस्टन है, उसका एरिया तो आप मेजर कर सकते हो, वो आपके सामने है, राइट। फोर्स का हमें नहीं पता था, वो हमने कैलिब्रेट कर ली, तो आप यहां से फोर्स आपको पता चल गया, एरिया आपको पता है, तो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज द सिंपल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन अ फ्लूइड, राइट। और आपको यह भी पता है कि जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी होती है,
प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है। प्रेशर जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन आया था क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जब हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, राइट, हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, वो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन। उसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है, मतलब उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मान लो आपके पास बैलून है, बैलून के बीच में पानी आपने भरा हुआ है, राइट, अगर आप उसको क्या करते हो, फोर्स लगाते हो एक तरफ से, तो जो आप यहां पर चाहे इसको होल कर दो, चाहे यहां पर होल कर दो, चाहे यहां पर होल कर दो, राइट, वो पानी उनमें से बराबर ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो इक्वली क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। इसलिए प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, which shows that a definite direction is not associated with the pressure। प्रेशर के साथ कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन जो है वो एसोसिएट नहीं होती, वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी, राइट। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, एसआई में क्या है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये डिवाइस आपको पता चल गई। नाउ प्रेशर का यूनिट सीजीएस सिस्टम में हमारे पास होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल, पीए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्लियर, राइट। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल है। दैट हैज बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ अ ग्रेट फ्रेंच साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर ब्लेज पास्कल। क्या था उनका नाम, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल जो है ये हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनके नाम से इसके यूनिट पड़े हैं प्रेशर के। ओके, क्लियर। अब हम करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ प्रेशर? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ प्रेशर। What are the consequences of a pressure? प्रेशर के क्या कॉन्सिक्वेंस? नंबर 1, डेली लाइफ में यूज, आपने 9th में ही पढ़ा होगा। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन अ लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर। आपने देखा होगा ना कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनमें ये वुडन स्लीपर लगे होते हैं ना। आजकल तो वुडन नहीं लगते हैं, आजकल वो सीमेंटेड लगा रहे हैं। ये वुडन स्लीपर लगे होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर। देखिए आप, ये रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर वुडन स्लीपर्स लगे होते हैं, राइट, या आयरन स्लीपर्स लगे होते हैं। क्यों होते हैं? ध्यान से सुनो। आपको पता प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये वुडन स्लीपर हम हटा दें यहां से, तो एरिया जो है, ये जो हमारे पास ट्रैक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ धंस जाएंगे, राइट। प्रेशर ज्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ धंस जाएंगे, राइट। तो ये वुडन प्लैंक्स जो हम यहाँ पर रखी हुई हैं या आयरन स्लीपर्स हमने लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हैं? ताकि इनके साथ वो अटैच होकर उसका एरिया जो है वो बढ़ा दें। जब ये अटैच हो जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास तो ट्रैक तो यही है, जब इसके नीचे ये वुडन प्लैंक्स हमने रखे हुए हैं, स्लीपर्स रखे हुए हैं, तो स्लीपर इसका एरिया क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वो नीचे की तरफ ट्रैक नहीं धसेगा, राइट। अदरवाइज क्या होगा, एक बार ट्रेन आएगी वो ट्रैक नीचे धस जाएगा, दूसरी बार फिर ऊपर उठाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको हम किसके ऊपर लगाते हैं, लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है शार्प नाइफ वाला, कि जो शार्प नाइफ होता है, नाइफ सुना है, जो शार्प नाइफ है दैट इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट देन इन अ ब्लंट है। अब बोलो सर कैसे बोल रहे हैं? जो शार्प नाइफ है, तीखा नाइफ है, वो जल्दी काटेगा, जो दूसरा है ब्लंट है वो देर से काटेगा, है ना, उसमें प्रॉब्लम आई। बट मेरा क्वेश्चन ये है क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी भी नाइफ को शार्प करते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब हम किसी भी नाइफ को शार्प करते हैं तो आपने देखा होगा हम उसको रगड़ते हैं,
पत्थर के ऊपर रगड़ते हैं, या वो एक उसके पास लेके जाते हैं जो नाइफ वगैरह बनाता है, राइट, तो उसके पास एक मशीन होती है, वो गोल घूमती रहती है, उसके ऊपर हम लगाते हैं तो चिंगारियाँ से निकलती हैं, देखा आपने? हाँ देखा होगा। वो उसको क्या कर रहा है, उस नाइफ को क्या कर रहा है, वो आगे से क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है। शार्प कैसे हो रहा है, वो उसका एरिया कम कर रहा है, उसको रगड़ रगड़ के उसको क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको शार्प कर रहा है। अब रगड़ने से शार्प क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका एरिया आगे से क्या हो जाएगा, कम। जब एरिया आगे से कम हो जाएगा तो जैसे मान लो सपोज करो हम पोटैटो को क्या कर रहे हैं, पील कर रहे हैं, पोटैटो को पील कर रहे हैं, तो जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, हमारे पास ब्लंट भी है, हमारे पास शार्प भी है, ब्लंट के ऊपर भी उतनी फोर्स लगाएंगे, शार्प के ऊपर भी उतनी फोर्स लगाएंगे, लेकिन ब्लंट वाला जो है वो आनाकानी करेगा, शार्प वाला एकदम से काट देगा उसको। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई की, लेकिन जिसमें एरिया कम होगा उसमें प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब शार्प नाइफ में एरिया आगे से कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, जो शार्प नाइफ है, दैट ट्रांसमिट फोर्स ओवर अ स्मॉल एरिया एज कंपेयर टू द ब्लंट नाइफ। तो प्रेशर एक्सर्टेड इन केस ऑफ शार्प नाइफ इज मोर देन इन केस ऑफ ब्लंट नाइफ। ठीक है, क्लियर? ऐसे कैमल देखा होगा आपने, आपने सुना होगा कि कैमल जो है वो रेत के ऊपर बहुत तेज भागता है एज कम्पेयर टू हॉर्स, भी इतनी तेज नहीं भागता जितने कैमल भागता है। क्यों? कैमल वॉक्स इजीली ऑन अ सैंड बट अ मैन कैन नॉट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ कैमल इज मच हैवियर देन अ मैन। आपको मैं रेत के टीले पे भेज दूं कि आप वहां पर चलो, आपसे इतनी ईजिली नहीं चल पाओगे आप। कैमल बहुत ईजिली चल पाएगा। क्यों? क्योंकि कैमल के पाँव बड़े होते हैं, आपके पाँव छोटे से हैं। एज कंपेयर टू यू, कैमल का वेट ज्यादा है आपसे, तो आपको ज्यादा जल्दी चलना चाहिए था, लेकिन रेत के ऊपर आप नहीं भाग पाते हो, कैमल इजीली वॉक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पाँव जो है वो बड़े होते हैं। देखना उसके जो पैर हैं, जो उसका साइज है, एरिया ऑफ द कैमल्स फीट दैट इज लार्ज एज कंपेयर टू मैन फीट। और कैमल का एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब जो कैमल है उसका जब वो पाँव रखता है तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो वो नीचे की तरफ कम धंसेगा। आप के पाँव का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इसलिए आप नीचे धंस जाते हैं। क्यों? एरिया कम है। ऐसे ही आप देखो, अगर आपने बर्फ के ऊपर चलना है, बर्फ के ऊपर चलना है तो आप देखते हो कि अगर आप बर्फ के ऊपर चलोगे आपका पैर धंसते जाएंगे। लेकिन जो स्कीइंग करते हैं, बर्फ के ऊपर स्कीइंग करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, वो अपने पाँव के नीचे इतने बड़े बड़े वो लगा देते हैं कि नहीं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वो नीचे की तरफ धंसेंगे नहीं, वो ईजिली उसके ऊपर स्लिप करते जाएंगे, चलते जाएंगे। आपने भी अगर चलना है तो आपने क्या करना है, अपने जो शूज़ हैं उनके नीचे एक जाली सी बना लेनी, इतनी बड़ी, चाहे लकड़ी की बना लो, ऐसे जाली सी बना लो। अपने बूट के नीचे जो आपके शूज़ हैं, राइट, उसके नीचे आप उसको लगा लो, फिर आप इजीली बर्फ़ के ऊपर चल पाओगे क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा। जैसे आपने देखा होगा कि जो नीडल है ना, इंजेक्शन लगेंगे। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, सभी को इंजेक्शन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पता नहीं कौन सा लगेंगे इंजेक्शन, है ना? क्यों भाई, लगेंगे इंजेक्शन कि नहीं? हाँ चलो कोई बात नहीं, लगा दे, चाहे पानी के इंजेक्शन लगा दें, लगेंगे सही, है ना? तभी आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर आओगे, तभी स्कूल में आओगे, तभी पढ़ोगे। एक हमारे मन में एक डर सा पैदा हो गया कि बाहर निकलेंगे पता नहीं क्या होगा। हम भी डरते हैं, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, नहीं क्या होगा। जब से आपका ये स्कूल बंद है, हम सिर्फ 10 दिन, वो भी सरकार ने क्या किया था, कर्फ्यू लगा दिया था, तब नहीं निकले। अदरवाइज तब से लेके आज तक हम स्कूल में आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, है ना? प्रिकॉशंस जरूर ले रहे हैं, सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक मन में जो डर पैदा हो गया ना, उसको कैसे निकालना है ना? तो वो तभी निकलेगा जब इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन लेगा तो हमें पता चल जाएगा, चाहे हमें इंजेक्शन कोई भी लगा दें, ऐसे लगा देंगे, इंजेक्शन लगा दिया, कोरोना वायरस नहीं हुआ, चलो बाहर नहीं हुआ, बात खत्म, है ना? चलो, अब कंसीक्वेंस ऑफ प्रेशर में एक बार मैंने बताया कि आपको जो नीडल लगाते हैं, नीडल देखिए आपने,
सुई, इंजेक्शन लगाते हैं। मैंने एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, नई नीडल निकाली, इंजेक्शन लगा दिया। फिर मैंने दूसरे बच्चे को लगाया, नई नीडल लगाई और नीडल आगे से तोड़ दी। वो तीखी थी, वो कहता बहुत तीखी है सर, इसको तोड़ दो। मैंने आगे से तोड़ दी। जब मैंने उसको इंजेक्शन लगाया वो उससे भी ज़्यादा रोया। क्यों? क्योंकि जब नीडल मैंने तोड़ दी आगे से, पहले वो शार्प थी, मान लो ये नीडल है, सपोज करो ऐसी नीडल है, लेट अस सपोज, पहले वो शार्प थी, मैंने ये तोड़ दी यहां से, अब एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा, लेकिन मैंने नीडल जो है वो आपकी स्किन में डालनी है, तो वो क्या करेगा? मुझे और फोर्स लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर नीडल जो है वो शार्प होगी, मैंने थोड़ी सी फोर्स लगानी, वो नीडल आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी और इंजेक्शन लग जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे पास जो शार्प नीडल है वो पियर्स द स्किन इजीली बट नॉट अ डल नीडल ऑल्दो द फोर्स अप्लाइड इन बोथ द केस इज सेम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिकॉज द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय द शार्प नीडल दैट इज मच मोर देन द डल नीडल। क्लियर है? तो अगर एरिया ज्यादा है तो हमें दर्द ज्यादा होगी, अगर एरिया कम है तो इजीली हमारी स्किन में वो क्या कर जाएगी? पियर्स कर जाएगी, तो हमें दर्द कम। डन? क्लियर? पता चल गया? ओके। उसके बाद आ गया हमारे पास डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी सभी ने आपने पढ़ी होगी, डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, दोनों में फर्क है। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या है? दैट इज अ सिंपल मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी की बात करें, वो क्या है? दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन लिख लेना बेटा अपने आप। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, राइट? इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पता है, 9th में पढ़ा होगा। लेकिन जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी RD, इसको ध्यान से सुनना, ये किसके बराबर है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है। और रिलेटिव डेंसिटी, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, इट हैज नो यूनिट, इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। ये प्योर नंबर होता है, इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी का यूनिट है, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं है। ओके? और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम होती है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी होगी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर? ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? और CGS सिस्टम में इसके यूनिट होते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कर लो, किलोग्राम को ग्राम कर दो, मीटर को सेंटीमीटर कर दो। ठीक है? क्लियर है? बस इतनी बात याद रखनी है कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, डेंसिटी का यूनिट होता है। और जब रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग ऑफ relative density. फिजिकल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या बोल रहा है? फिजिकल मीनिंग इसका क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज अ नंबर ऑफ टाइम्स, क्या बताता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन सब्सटेंस इज हैवियर देन द इक्वल वन। इट टेल्स अस, जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस थी वो हमें क्या बताती है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट टेल्स अस हाउ many number of times
number of times the given substance is heavier than equal volume of water. जैसे मान लो सपोज करो कि सिल्वर की डेंसिटी जो है, सिल्वर की डेंसिटी है 10.5. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सिल्वर है दैट इज 10.5 टाइम्स हैवियर देन, सिल्वर इज 10.5 टाइम्स हैवियर देन 10.5 टाइम्स हैवियर देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो सिल्वर जो है 10.5 टाइम्स हैवियर देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो इसका मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हमें क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो गिवन सब्सटेंस है वो हैवियर है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से. मतलब जितना आपके पास सब्सटेंस का वॉल्यूम है उतना ही आपने वाटर का वॉल्यूम ले लेना है और फिर वो रिलेटिव डेंसिटी आपको बताएगी वो कितने टाइम्स उससे हैवियर है. जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास की डेंसिटी जो है 2500 है ग्लास की. तो इसका मतलब ग्लास का इक्वल वॉल्यूम ले लो और ग्लास उससे 2500 टाइम्स क्या होगा, हैवियर होगा. इज दैट क्लियर? लेकिन वॉल्यूम जो है वो वाटर का इक्वल लेना है आपने. सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ relative density. It tells us how many number of times the given substance is heavier than the equal volume of water. क्लियर है? समझ आ गई? पता चल गया? अब लास्ट टॉपिक हमें करते हैं, उसके बाद फिर हम बंद करेंगे इसको. पास्कल्स लॉ. चलो ठीक है, कल करेंगे. ओके देन बेटा, गुड बाय. कल हम पास्कल लॉ करेंगे. बाय बेटा.